बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब से रवाना हो चुकी है। सोशल मीडिया पर चुटकुले के रूप में ही सही, लेकिन इसको लेकर काफी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो कुछ हो रहा है उसे कोई विकास दुबे घटनाक्रम से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इसके बाद क्या होगा उस पर अपनी राय लिख रहा है। वहीं एक तरफ लोग इन सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस कोरोना काल में लॉकडाउन की अंदेशा को देखते हुए प्रवासी मजदूर अपने घर को लौटने लगे हैं। फिर से महाराष्ट्र के मजदूर बिहार वापस आने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पिछली बार की तरह अचानक से सरकार पूर्णबंदी का ऐलान न कर दे। वहीं देश इस समय कोरोना की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में हालात बहुत बदतर हो गए हैं। वहां अस्पतालों में बेड से लेकर बिस्तरों तक की कमी हो गई है। सबसे आखिरी में बंगाल चुनाव को लेकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को लेकर एक बयान दिया है। इसके अलावा बंगाल चुनाव में और क्या कुछ चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता दर्शन का विशेष कार्यक्रम जनता दर्शन शो। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस रवाना हो चुकी है। पिछले लगभग 2 सालों से उत्तर प्रदेश का बाहुबली मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में बंद था और पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसे वापस प्रदेश में लाने की मांग कर रही थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार के बीच एक लंबी लड़ाई भी लड़ी गई है। पिछले महीने की 26 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर आदेश दिया था और कहा था कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार के हवाले करे। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इसके लिए पंजाब सरकार को 2 सप्ताह का वक्त भी दिया गया था। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मुख्तार अंसारी को वापस लाते समय पूरी सुरक्षा दी जाए। याचिका में तो कहा गया है कि पंजाब से यूपी के बांदा जाते समय यात्रा के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों का प्रयोग किया जाए। उनकी तो यहां तक मांग है कि पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिहाज से उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। याचिका में कुछ दिन पहले हुए विकास दुबे के इनकाउंटर को आधार बनाया गया है। अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में कुल 52 मुकदमे दर्ज है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले सौंप दिया। लगभग 2 बजे के बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम वहां से लेकर बाहर निकली तथा मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में बिठाया गया। मुख्तार अंसारी के साथ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। जो जानकारी है उसके मुताबिक रात होने के बावजूद मुख्तार अंसारी का काफिला कहीं नहीं रुकेगा और जब तक बांदा जेल नहीं आता तब तक यह यात्रा जारी रहेगा। मुख्तार अंसारी को लाए जा रहे काफिले में पुलिस और मीडिया के अलावा अन्य कई गाड़ियां भी शामिल हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस चीज की खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग विकास दुबे को याद कर रहे हैं तो कुछ लोग अलग अलग प्रकार के मीम्स शेयर कर रहे हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उसके अवैध कब्जे और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों पर कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी के कई निर्माण को ढहा दिया गया, तो वहीं उसके कई सहयोगी फिलहाल जेल की सलाखों में बंद हैं। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर। एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पिछले बार का पलायन भी लोगों को डराने लगा है। अब लगातार बढ़ रहे कोरोना के बीच लॉकडाउन को लेकर डरे मजदूर एक बार फिर से पलायन की राह पर चल पड़े हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि लॉकडाउन के डर से अब एक बार फिर से मजदूर अपने गांव वापस लौटने लगे हैं। एक तरफ देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की चिंता ने हर वर्ग को परेशान कर रखा है। हमने आपको कल ही बताया था कि बिहार के सासाराम में कोचिंग बंद किए जाने को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल किया था और बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस को हवा में गोलियां तक चलानी पड़ी थी। वहीं अब बिहार में निजी कोचिंग संचालक इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि सरकार के उस शिक्षण संस्थानों को बंद करा रही है। इसके अलावा निजी विद्यालय चलाने वाले भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अगर कोरोना की बात करें तो देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है और वहां कई शहरों में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अस्पतालों में बेड और बिस्तरों की कमी हो गई है। अन्य राज्य महाराष्ट्र की स्थिति को देखकर काफी चिंतित हैं और लगातार अपने यहाँ हर संभव प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। हालांकि प्रतिबंध से हर वर्ग चिंतित भी है, क्योंकि इसका सीधा असर उनके आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। खासकर उन मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जिनकी रोजी रोटी किसी दूसरे राज्य में मजदूरी करने से चलती थी। अब आते हैं अपने अंतिम और तीसरी खबर पर। बंगाल चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से तल्खियां और बयानबाजियां भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव वाले राज्यों में नेता बिना किसी चिंता के रैलियां कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं यह कह देता कि सारे हिंदू एक हो जाओ तो अब तक चुनाव आयोग का नोटिस आ गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं और उनका मुस्लिम वोट बैंक भी उनके हाथों से खिसक चुका है। उसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तो दीदी ईवीएम को भी गाली दे रही है, मतलब कि अब वह चुनाव हार चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि जब वो खुद इस ईवीएम से चुनाव जीती थी तो सब कुछ सही था, लेकिन आज अचानक से ईवीएम गलत हो गया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भाजपा नेता की गाड़ी में ईवीएम पाया गया था, जिसको लेकर पूरे देश में काफी बवाल मचा था। सोशल मीडिया पर एक नया बॉन्डर खड़ा हो गया था। खुद चुनाव आयोग ने इसको लेकर सवाल भी पूछा था और उसके तरफ से मुकदमा दर्ज भी कराया गया था। ममता बनर्जी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह और भाजपा के अन्य बड़े नेताओं पर निशाना साध रही है। इस चुनाव को वो बार बार बाहरी और भीतरी के मुद्दे पर लाना चाहती है। आगे बंगाल चुनाव को लेकर या फिर अन्य जो भी खबर आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द जनता शो के अगले भाग में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।